फिलहाल शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। प्रदूषण कम करने के मोर्चे पर दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। रेखा गुप्ता सरकार ने नई ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है ताकि राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके। जाहिर है प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली के लिए ये एकदम नया और अहम फैसला होने वाला है। आखिर इस नई ईवी पॉलिसी में क्या खास है और कैसे ईवी ग्राहकों को प्रोत्साहन मिलेगा, ईवी इकोसिस्टम को प्रोत्साहन मिलेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या है, क्या उसके लिए हम तैयार हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या उसके लिए तैयार है, क्योंकि जब बात ईवी पर होती है तब बात उसके चैलेंजेस पर भी होती है। तो धरातल की स्थिति क्या है, ये पॉलिसी क्या है, मेल क्या खाती हैं, जो वास्तविकता है और जो सोच है, आज इसी पर चर्चा मंथन। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। छोटी सी रिपोर्ट आप देख लीजिए। प्रदूषण की समस्या से निपटने और दिल्ली को एक ग्लोबल क्लीन मोबिलिटी हब बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया। दिल्ली कैबिनेट ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। यानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल वाहनों का दौर अब धीरे धीरे खत्म करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नई ईवी पॉलिसी केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की योजना नहीं है, बल्कि आने वाले 4 साल में दिल्ली के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदलने का रोड मैप है। दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी को 1 जुलाई 2026 से लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है, जो 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत अगले 4 वर्षों में सरकार 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी और ईवी इंफ्रा के बुनियादी ढांचे पर करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने की संभावना है। यानी 4 साल में दिल्ली सरकार इस पॉलिसी पर करीब 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी के तहत सरकार ने फेज्ड ट्रांजिशन यानी चरणबद्ध बदलाव का प्लान तैयार किया है। तो चलिए इसे भी समझते हैं। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और ईवी N1 ट्रक का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो वहीं 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले 2 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और उनकी जगह सिर्फ इलेक्ट्रिक मॉडल्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन माफ होगा। तो वहीं 2 व्हीलर से लेकर छोटे ट्रक तक की खरीद पर सब्सिडी देने की भी योजना है। तो चलिए दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी 2026 में इंसेंटिव वाली क्या खास बात है, उसे भी समझते हैं। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने वालों को पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 20,000 और तीसरे साल में 10,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। वहीं 3 व्हीलर के लिए पहले साल में 50,000 रुपए, दूसरे साल में 40,000 रुपए और तीसरे साल में 30,000 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। साथ ही इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने वालों को पहले साल में 1 लाख रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी केवल नई गाड़ी खरीदने की बात नहीं करती, बल्कि पुरानी प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। बता दें कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी BS5 2 व्हीलर ऑथोराइज्ड स्क्रैपिंग सेंटर में जमा कर ईवी खरीदता है तो उसे अलग से 10,000 रुपए तक स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। 3 व्हीलर पर 25,000 रुपए स्क्रैपेज इंसेंटिव का प्लान है। छोटे ट्रक N1 पर 50,000 और कारों पर यह लाभ 1 लाख रुपए तक हो सकता है। दिल्ली सरकार के इस फैसले का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने वेलकम किया है। इंडस्ट्री का मानना है कि दिल्ली इस बदलाव में सफल रहती है तो ये बाकी पूरे देश के लिए मिसाल बन जाएगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ईवी की राह कितनी ईजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आइए दिल्ली की ईवी पॉलिसी के बहाने आज पूरे ईवी इकोसिस्टम की नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभिजीत सिन्हा जी, प्रोजेक्ट हेड नेशनल हाईवेज फॉर ईवी। बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा सर आपका। गुड इवनिंग। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविक चट्टोपाध्याय सर, जाने माने ऑटो एक्सपर्ट। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवीन सोनी सर, जाने माने ऑटो एक्सपर्ट और फॉर्मर प्रेसिडेंट लेक्सस इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है सोनी सर आपका भी हमारे शो पे। अभिजीत सर, चर्चा की शुरुआत आपसे। काफ़ी कुछ महत्वाकांक्षी इसमें पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आप लोगों से चर्चा के दौरान जिन जिन बातों का हम जिक्र करते थे उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अप फ्रंट कॉस्ट का खात्मा करना, जो बड़ी गाड़ियां होंगी 30 लाख तक की शुद्ध इलेक्ट्रिक कार खासतौर से, स्क्रैपेज इंसेंटिव्स भी इसमें हैं, कमर्शियल वाहनों के लिए नो एंट्री से मुक्ति की भी इसमें बात की जा रही है, डीबीटी सब्सिडी, काफ़ी कुछ इसमें है।
बट ओवरऑल आप कैसे एसेस कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट तो बहुत अच्छा है, सोच बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ इसमें चैलेंजेस भी हैं सर, अभिजीत सर? जी, कवरेज की दृष्टिकोण से देखें या बजट के आउटले के दृष्टिकोण से देखें, जिसमें आपके प्रोजेक्शन कितना है इतनी बड़े शहर के लिए, ईवी पॉलिसी के लिए। दूसरा, आप जो प्रोजेक्शन आउटले है इंसेंटिव देने के लिए, उसके मद्देनज़र देखें तो अगर भारत देश के अंदर अन्य राज्यों में 4-5 बेहतरीन पॉलिसीज़ बनी होगी तो दिल्ली की पॉलिसी उसमें से एक मानी जा सकती है। टोल एग्जम्पशंस, टैक्स और एडॉप्शन को लेकर जो रिलैक्सेशन दिए जाने चाहिए थे, उन सब के ऊपर खासा ध्यान इसमें दिया गया है और बजट का फ्रेमवर्क आउटले भी काफ़ी ठीक ठाक साइज़ का दिखता है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है डोभाल जी कि दिल्ली क्या एक नॉर्मल शहर है, क्या एक सामान्य शहर है? और अगर साइज़ ऑफ सिटी एंड स्केल देखें दिल्ली का, तो दुनिया भर में इस साइज़ और स्केल के जो शहर हैं उसमें अच्छी मोबिलिटी को देने के लिए सब ने एक चीज़ तो ज़रूर की है कि उनके जो बाहर के वाहन होते हैं या डीजल ट्रक होते हैं या जो बड़े डीजल वाले वाहन होते हैं, उनको भीतर शहरों के घुसने के लिए या उनके लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की व्यवस्था की जाती है। हालांकि दिल्ली की पॉलिसी में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर खासा ध्यान दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है एक बहुत गंभीर विमर्श यहाँ देखने की ज़रूरत है कि पिछली सरकार ने जब इस बात से उनको क्लैरिटी हो गई थी कि सिर्फ दिल्ली में समस्या एडॉप्शन की नहीं है, बल्कि दिल्ली में 4-5 महीने तक लोगों की सांसें अटकी रह जाती हैं। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की राजधानी अचानक से वर्स्ट ब्रीदेबल सिटी बन जाती है। उस वक्त समस्या आइडेंटिफाई होती है कि बाहर से आने वाले वाहनों की है। तो क्या इसके ऊपर पीछे की सरकार ने यदि काम नहीं कर सके तो ये सरकार मजबूती से इस पॉलिसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएगी ताकि बड़े ट्रकों को बाहर रोककर छोटे वाहनों से, जैसा कि दुनिया भर में बड़े शहरों में प्रैक्टिस में देखा जाता है, वहाँ उनके लास्ट माइल कनेक्टिविटी के उनको भेजें। ये एक बड़ी चुनौती इसमें मुझे दिख रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादातर सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, न कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के। जबकि दिल्ली के अंदर 5 बड़े हाईवेज आके मिलते हैं, गाजियाबाद, गुड़गांव, पानीपत, सोनीपत और इस फरीदाबाद की तरफ से। और ये सभी वाहन जब आप दिल्ली के पीछे का 10 साल देखेंगे तो ये सभी वाहन आपने जो भी ग्रैब 4 या 5 लगाया हो आपात स्थिति में, उसको तोड़कर घुस जाते हैं और स्थिति बहुत गंभीर बन जाती है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे की गवर्नमेंट से ये उम्मीद नहीं थी, बस इस गवर्नमेंट से ज़रूर ये उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने यमुना के ऊपर काम करके अपनी ताकत और अपनी क्षमता दिखाई है, दिल्ली के लोगों को इस बार ज़रूर इससे भी राहत मिलेगी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैं कहूँगा पॉलिसी को थोड़ा और फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। एक पॉइंट जो डिस्कॉम्स हैं उनके अपग्रेडेशन को लेकर भी है। इतना बड़ा मेगावाट स्केल का फास्ट चार्जर का लोड क्या ये झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं दिल्ली पॉलिसी में 2030 तक आप 30,000 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स बनाएंगे। इतना लोड कहाँ से आएगा बिना अपग्रेड किए हुए? मैं आऊँगा इस पर भी डिटेल में। इस बीच हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, अमित खरे साहब जुड़ चुके हैं, एडिटर हैं आस्क कार गुरु के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पे। आपके पास आऊँगा सर। अविक सर के पास चलते हैं। अविक सर, एक जो मोटा मोटा बात आ रही ना, सबसे पहले जिस चीज़ ने स्ट्राइक किया और खास तरह से एक आम व्यक्ति को, एक आम इंसान को, उसने कहा अरे 2028 से मतलब जो पुरानी बाइक है पेट्रोल वाली वो गई, उसका तो क्या इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा सर? नहीं, पेट्रोल बाइक्स तो गई नहीं। पेट्रोल बाइक्स चलेंगे क्योंकि उनका मूवमेंट पे बैन नहीं है, सेल पे बैन हुआ है, नई रजिस्ट्रेशन पे। हाँ, रजिस्ट्रेशन पे बैन हुआ है। तो बाइक्स की मूवमेंट तो होगी। और अगर आप देखें तो ये इंसेंटिव्स जो हैं बाइक अडॉप्शन पे वो 3 साल के लिए हैं। पहले 30,000, फिर 20,000, फिर 10,000। मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर आपको फोकस अगर बाइक्स पे करना है, क्योंकि उनका कंजेशन सबसे ज्यादा है इन अ सिटी लाइक दिल्ली, और जैसे अभिजीत ने बोला कि जो कमर्शियल व्हीकल का जैसे मूवमेंट होता है, आज हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ई कॉमर्स और गिग इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। और इस मूवमेंट को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू इलेक्ट्रिक, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि इनके जो इंसेंटिव्स हैं
इनको 5 साल तक रखिए, तभी ये एक्चुअली प्रॉपर एडॉप्शन हो पाएगा। और जैसे अभिजीत ने एकदम सही बोला कि क्या 32,000 चार्जिंग स्टेशंस काफी हैं? क्या हमारी ग्रिड कैपेसिटी काफी है? तो टू व्हीलर्स तो पेट्रोल टू व्हीलर्स तो खत्म नहीं होंगे। हम्म यही होगा कि नए रजिस्ट्रेशंस नहीं होंगे, पेट्रोल टू व्हीलर्स तभी भी चलेंगे। हम्म उनके साथ में नए जो टू व्हीलर्स जो सेल होते हैं दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में, हम्म वो इलेक्ट्रिक होंगे। लेकिन ये फॉर द नेक्स्ट 5 से 7 साल बट सर एक ग्रेजुअल अडॉप्शन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सरकार को एक्चुअली चलाना चाहिए। सर आपके साथ जब हमारी लास्ट टाइम पे बात हुई थी सर उस समय अविक सर आपने भी कहा था कि एक ट्रांजिशनल ब्रिज भी होना चाहिए, ग्रेजुअल ट्रांजिशन भी होना चाहिए। अभी ये Exactly. कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को जो 50% टैक्स छूट के दायरे से पूरी तरह से बाहर कर दिया। अब एक ऑटो एक्सपोर्ट होने के नाते आप बताइए सर, भारत जैसा उभरता हुआ देश, एक विकासशील देश, ये प्योर ईवी की जिद, क्या जल्दबाजी तो नहीं है सर? कोई रणनीतिक भूल तो नहीं है? क्योंकि जो ट्रांजिशनल ब्रिज की बात हम कर रहे थे, जिसको हाइब्रिड पूरा करता था, इसको तोड़ना क्या एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक तो नहीं साबित होगा सर? आई होप ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक नहीं है, लेकिन मैं कंप्लीटली आपके साथ अग्री करता हूं दीपक कि इंडिया जैसे एक कंट्री जिसके इतने सारे इकोनॉमिक स्ट्रेटा हैं, ठीक है, इतने सारे अलग अलग लेट्स से ऑक्यूपेशनल सेगमेंट्स हैं, उसमें सिर्फ एक सोल्यूशन निकालना और एक ही सोल्यूशन को पुश करना, ये जल्दबाजी तो नहीं बोलूंगा, शायद एक सर्टन लेवल ऑफ अब एरोगेंस भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन जरूर इन लोगों ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो लॉबी है उन्होंने ज्यादा काम किया होगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि किसी भी शहर का या देश का पॉलिसी इलेक्ट्रिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, क्लीन मोबिलिटी का पॉलिसी होना चाहिए। अब क्लीन मोबिलिटी आपको कोई भी सोल्यूशन लेकर आए, क्लीन मोबिलिटी आपको वो अडॉप्ट करना चाहिए। यही सोचना कि सिर्फ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ही क्लीन मोबिलिटी है, जैसे हमने 15 साल 20 साल पहले सोचा था कि सीएनजी हमारे सारे कष्टों का एक ही सोल्यूशन है, फाइनली हमने 15 साल बाद 20 साल बाद बोला कि शायद सीएनजी सोल्यूशन नहीं है। True. अब हम कह रहे हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक ही सोल्यूशन है। ऐसे नहीं होता है, एक मल्टी मोडल सोल्यूशन निकालना पड़ता है, मल्टी प्रोपल्शन सोल्यूशन निकालना पड़ता है। ट्रू सर। और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्लीन दिल्ली, नॉट इलेक्ट्रिक दिल्ली। एब्सोल्युटली, दैट शुड बी द अल्टीमेट गोल कि आप क्लीन दिल्ली को लेकर के आएँ। बिल्कुल सही बात, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट दिया। नवीन सर, क्विकली आपके पास आते हुए, अब इसमें 30 लाख तक की ईवी कारों पर तो 100% रोड टैक्स माफ़ कर दिया सर, लेकिन सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि आपकी जो लग्जरी सेगमेंट की कार्स हैं, जो कि करोड़ों तक जा रही हैं, एक बहुत बड़े वित्तीय इंसेंटिव से बाहर हो जाएंगी। आप थोड़ा सा बताइए सर, जो ख़रीदार वास्तव में टेक्नोलॉजी को जल्दी अपनाते, अर्ली अडॉप्टर्स, राइट, ख़ासतौर से लग्जरी सेगमेंट में, इस कैपिंग से क्या वो हतोत्साहित नहीं होंगे सर? अब कुछ चैलेंज आपको दिख रहे हैं लग्जरी मार्केट में, कोई अगर हम देखें कार बाजार में? देखिए, आपके कहना बिल्कुल सही है दीपक जी की लग्जरी कार के लिए ये इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा कि वो 30 लाख का कैप जो रखा गया है उसमें सारी की सारी लग्जरी कारें बाहर हो जाती हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है वो मास मार्केट को देख के बनाती है, और कितनी गाड़ियां उस सेगमेंट में, उस तबके में बिक रही हैं उसको देख के बनाती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से लग्जरी कार्स इतनी नहीं बिकती हैं। यस, दिल्ली एक बहुत बड़ा मार्केट है, दूसरे तीसरे और चौथे मार्केट के बराबर एक पहला मार्केट है, लेकिन उसमें जितनी गाड़ियां बिकती हैं उतनी लग्जरी सेगमेंट में नहीं बिकने की वजह से, चाहे वो पॉलिटिकली देखा जाए, चाहे वो इस तरीके से देखा जाए कि भाई टोटल पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन उनका कितना है, तो वो नहीं है। और जैसा आपने बोला, डेफिनेटली क्योंकि ये जो कस्टमर सेगमेंट होती है ये काफ़ी जागरूक होती है, तो उसको काफ़ी नॉलेज होती है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज में क्या क्या बेनिफिशियल टेक्नोलॉजीज है, एनवायरनमेंट के चलते हुए और दूसरे बेनिफिट्स के चलते हुए।
तो वो अपने आप ही उस तरफ चल पड़ते हैं। तो लग्जरी कार्स में ऑलरेडी जो अर्ली अडॉप्टर्स थे वो उन्होंने करीब 30 से 40% का मार्केट कैप्चर किया था, जो बड़ी 2 गाड़ियां कंपनी है आज की तारीख में हिंदुस्तान में लग्जरी में। उसके बाद में अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 5 से 6 और 6 से 7% तक जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक में थी। मेरा एक ही इसमें कहना है कि जो टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए उसकी तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से अविकसित सहमत हूँ कि क्लीन दिल्ली मिशन होना चाहिए, ना कि इलेक्ट्रिक दिल्ली मिशन बनाना चाहिए। गवर्नमेंट का कोई हक नहीं बनता कि किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर सारा कुछ बेस करके बोले, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की जो यहाँ तक बात हो रही है, 8,000 करोड़ 9,000 करोड़ उसमें बनाए जाएंगे, 30,000 उसमें स्टेशन बनाए जाएंगे, ये सब ठीक है। ये सब एक तरफ आप इतनी बातें सुन रहे हैं आज की तारीख में एथेनॉल के ऊपर, तो एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का पुश आ रहा है एथेनॉल में, ये गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है नहीं खाली इलेक्ट्रिक। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट ये रहेगा कि आप कार्बन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम बनाएं। गाड़ी कितना धुआं एमिट करती है उसके हिसाब से उसके टैक्सेस, उसके इंसेंटिव्स और जरूरत हो तो मैंडेट्स उसके हिसाब से बनाए जाए। तो फिर फाइनल कंज्यूमर विल डिसाइड कि उसको कौन सी गाड़ी लेनी है इस सब के चलते हुए, और उसका जो डिसीजन होगा वो ही सबको मान्य होगा। एब्सोल्युटली सर। ये एक, क्योंकि कंज्यूमर पॉइंट से अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ा इसमें एडॉप्शन में ही, क्योंकि ईवी के पूरे इकोसिस्टम के एडॉप्शन में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो था, जो हम शुरुआत से डिस्कस करते आए हैं, वो है इसको लेकर लोग क्या दिल से के साथ जुड़ पाएंगे या नहीं जुड़ पाएंगे, और उसमें एक बहुत बड़ा इसका रीसेल वैल्यू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमित खरे सर, थोड़ा सा हमें बताइए कि भारतीय कार खरीदार रीसेल वैल्यू उसकी सर आत्मा में है उसकी, जब वो कोई कार खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, ये नहीं होता है कि उसको बेचना है, लेकिन एक उसको एक पुश देता है वो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ईवी पॉलिसी 2.0 में जो पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी हेल्थ या उनकी रीसेल वैल्यू को लेकर कोई गाइडलाइन या कोई डेटा स्टैंडर्ड अभी तक तय नहीं है सर। अब 5-7 साल पुरानी कार का जो स्क्रैप वैल्यू है या रीसेल वैल्यू क्या होगा, इसको लेकर क्या स्थिति साफ है ताकि बेझिझक होकर उपभोक्ता इसको अपना पाए? एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो पॉलिसीज़ होती हैं रीसेल वैल्यू कैलकुलेट करने की, वो मोस्टली डिपेंड करती है बैटरी हेल्थ पर। बैटरी डिग्रेडेशन के बाद कितनी हेल्थ बची है उस पर निर्भर करता है, और कारों में सिर्फ और सिर्फ बैटरी ही असली वैल्यूड प्रोडक्ट है, ना कि उसकी बॉडी। और शायद यही एक बड़ा रीजन है कि इस पर अभी भी क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। भले एक्सपर्ट्स कितनी भी अपनी ओपिनियन दें कि लगभग अगर 85% SOP है तो आपकी कार को बहुत अच्छी हेल्थ वाला माना जाएगा, और उसकी एक्चुअल में रीसेल वैल्यू 5 साल बाद भी ये मान के चलें कि वह लगभग हाफ होगी, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रीसेल वैल्यू है। लेकिन इसे क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल को रीसेल मार्केट में ओपनली देखा नहीं है, जिस तरह से हमने आइस इंजन वाले व्हीकल्स को देखा है। और यही रीजन है कि कंज्यूमर में क्लैरिटी नहीं है, और इसकी वजह से ना तो जब कंज्यूमर को क्लैरिटी नहीं है तो उसकी परचेजिंग कैपेसिटी पर भी इसका असर पड़ता है। जब वो खरीदने जाता है तो 4 बार सोचता है। हालांकि अब बड़े शहरों में तो डेफिनेटली अडॉप्शन हो गया है ईवी का काफ़ी तेज़ी से, और दिल्ली में ये लगभग 17% के आसपास पहुंचा है पिछले महीने, तो जो बहुत अच्छी साइन है, वो भी स्पेशली अगर 12 लाख से ऊपर की गाड़ियों के बारे में बात की जाए। लेकिन हाँ, 2 व्हीलर्स में सबसे ज़्यादा डाउट है क्योंकि वहां पर रीसेल वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाती है तीसरे साल। अभिजीत सर, आपके पास हम में से हर कोई दिल्ली तो गया ही है, ज़्यादातर लोग वहाँ रहते भी होंगे। मैं भी एक लंबे अरसे के लिए दिल्ली में रहा, और मेरे दिमाग में सबसे पहले वो इलाके आ रहे थे जहाँ मैं घूम के और देखता था कि वहाँ पर कितना कंजेशन है। बड़ा खूबसूरत ये शहर है, बड़ा ऐतिहासिक शहर है, और इसकी गलियाँ ही इसकी आत्मा है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो आत्मा है, अब थोड़ा सा ये नई पॉलिसी के साथ थोड़ा सा इसका मिलन जो है ना ठीक नहीं हो रहा, कटु सा लग रहा है, कड़वा लग रहा है। तमाम अधिकांश आबादी जो है अभिजीत सर, वो बहुमंजिला सोसाइटियों में है या फिर तंग गलियों में है। आई मीन लक्ष्मी नगर चले जाइए, उत्तम नगर चले जाइए, बहुत सारे आपको मिलेंगे। अब सरकार कह रही साहब हम सिंगल विंडो क्लियरेंस दे देंगे आपको। अब ग्राउंड रियलिटी में मैं जब देखता हूँ RWA और उनके एटीट्यूड को, जो कि अपनी जगह सही भी हैं वो लोग, पार्किंग स्पेस, फायर सेफ्टी, और वो बीच बीच में फिर वो बैटरी ब्लास्ट वाली कुछ खबरें आ जाती है तो पूरे मोहल्ले में जो है पैनिक फैल जाता है। तो ये वो चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए लड़ते हुए मैंने देखा है सर। मतलब शुरुआत में कुछ
सोसाइटीज ने बोला कि भाई आप पहले से इसका निर्धारित कर लीजिए, तो वहां पर हमने लड़ते हुए देखा है। ये जो प्रैक्टिकल पेन पॉइंट है, इसका समाधान क्या इस ईवी पॉलिसी में इतना दूरगामी है या इसको छोड़ दिया है? बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने उठाया है दूसरे राउंड ऑफ विमर्श में, जिसमें यदि हम यहाँ चूक जाते हैं, अगर ये ईज़ ऑफ लिविंग या ईज़ ऑफ बिजनेस हम नहीं दे पाते हैं चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स को, जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है, पॉलिसी बना देना सरकार का काम है, उन्होंने एक बेहतरीन पॉलिसी बना दी, लेकिन जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि हर एक संस्थान में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, मॉल में, सोसाइटी में, पतली गलियों में, अपार्टमेंट में, बेसमेंट में जाकर वो चार्जर लगा सकें, और जिन लोगों को उन गाड़ियों को ख़रीदना है या उनको उस चार्जिंग, क्योंकि 80 से 85% की जो चार्जिंग है वो अपॉर्चुनिटी चार्जिंग नहीं है। अपॉर्चुनिटी चार्जिंग और होम चार्जिंग में से 80 से 85% चार्जिंग होम चार्जिंग होती है, जो एसी पे होती है, और अपने घर में जिसने गाड़ी खरीदी है वो एक चार्जर और चार्ज पॉइंट से करता है। इसकी अनुमति मिलना, इसके लिए इसके ऊपर जो बहस होती है सोसाइटीज़ में, और कई सारे कंप्लेंट्स, कई सारे लोग कहते हैं कि क्या हम ऐसी असमंजस की स्थिति में इतना बड़ा एडॉप्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है इसका एक सोल्यूशन जो आपने कहा है बहुत ज़रूरी है। जितनी आसानी से आप एक रेंट अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं दिल्ली के अंदर में, जितनी आसानी से आप एक एटीएम इंस्टॉल कर पाते हैं किसी भी बिल्डिंग में, उसमें भी बैटरी होती है बाय द वे, उतनी ही आसानी से, उतनी ही सुगमता के साथ प्रत्येक सोसाइटी को, प्रत्येक आरडब्ल्यूए को, प्रत्येक अपार्टमेंट को और उनके बेसमेंट को इसके ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, फायर स्टैंडर्ड्स, इक्विपमेंट्स, किस तरह की ऑडिट और किस तरह का स्पेसिफिकेशन ऑडिट करना है, उस जगह पे एक चार्जिंग पॉइंट देने के लिए उतनी सुगमता लाने की ज़रूरत होगी आगे आने वाली पॉलिसी में। दूसरी एक आपने सबसे बड़ी बात कही कि इतना कंजेशन है दिल्ली में रोड पर, पॉलिसी में एक और निर्णय लेने की ज़रूरत है कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर खासकर गिग इकोनॉमी के जो रोड पर चलेंगे, क्या उनके पास 2 विकल्प हैं, स्वैपिंग बैटरी का और रुक के चार्ज करने की बैटरी का। तो 50-50, 100-100 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो कि डिलीवरीज करते हैं या लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, वो एक स्थान पर रुक कर चार्ज करेंगे। इसका सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल लोड नहीं है, तो इसका बहुत बड़ा लॉजिस्टिक प्रॉब्लम होगा, और इस लॉजिस्टिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि दिल्ली के अंदर ये निर्णय लेना पड़ेगा कि हम स्वैपिंग के ऊपर जाएं और साइलेंटली, क्वाइटली, बिना हुजूम खड़ा किए, बिना जाम और कंजेशन क्रिएट किए हुए चुपचाप गाड़ियां जाएं, अपनी व्हीकल की बैटरी को स्वैप करें और वापस सड़कों पर जाएं, क्योंकि पहले से काफ़ी कंजेशन होता है। और ये निर्णय स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड बनाने वाली कमिटीज़ को आने वाले समय में लेना होगा। अन्यथा दिल्ली जैसे स्केल पे आप चाहेंगे कि 50-55 गाड़ियां एक जगह जाकर चार्जर लगा के 2-2 घंटे चार्ज कर रही हैं, तो हम एक बहुत बड़ा एडॉप्शन करने के बाद भी तकलीफ या बहुत बड़ा जाम का सिचुएशन क्रिएट कर चुके होंगे। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दरअसल ग्राउंड रियलिटी है और उससे जुड़े हुए पेन पॉइंट है। अगर इसको आपने इग्नोर किया तो संभवतः पॉलिसी जो है वो थोड़ी अधूरी रह जाएगी। एक और जब हम बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं, अविक सर, दिल्ली का बहुत सारे इलाके हैं, कश्मीरी गेट का इलाका, करोल बाग का इलाका, जामा मस्जिद का इलाका, मायापुरी, ये सर देश की सबसे बड़ी अनौपचारिक ऑटो रिपेयर इकोनॉमी है सर। ये मैक्रो इकोनॉमी चलाते हैं ऑटो रिपेयर की। अब इनके मन में ये डर है, और जिन लोगों से मैंने बात भी किया उनके मन में कम से कम ये डर है कि 2028 तक पेट्रोल दोपहिया जो वाहन आएंगे या उनका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, तो उसके बाद जो छोटे मैकेनिक्स की जो लाइवलीहुड है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो ये जो नई नीति में हमें देख रहा था, इसमें रीस्किलिंग का शायद उतना ज़्यादा जिक्र नहीं है, या ईवी रिपेयर ट्रेनिंग या ऐसा कुछ है नहीं जो अब तक चला रही है वहां की। इसका कोई ठोस ब्लूप्रिंट दिखाई नहीं देता। ये जो सोशल क्राइसिस आएगी अविक सर, क्या इसमें पॉलिसी पे ध्यान दिया गया और क्या इस पर ध्यान अलग से देना चाहिए? एकदम सही मुद्दा आपने रेज किया है दीपक, क्योंकि कोई भी पॉलिसी जो होती है ना, किसी भी टाइप की पॉलिसी हो, वो रियल एस्टेट की पॉलिसी हो, मोबिलिटी की पॉलिसी हो, टेक्नोलॉजी की पॉलिसी हो, वो होलिस्टिक होनी चाहिए। होलिस्टिक मतलब जैसे आपने बोला, सोशल एंगल, इकोनॉमिक एंगल, इंफ्रास्ट्रक्चरल एंगल, टेक्नोलॉजिकल एंगल, कंज्यूमर अडॉप्शन एंगल, कंज्यूमर रीअश्योरेंस एंगल, ये सारे एंगल्स को हमें समझ के उन सबको कोरिलेट करके फिर हमें एक पॉलिसी लॉन्च करना चाहिए।
मैं तो वेरी फ्रैंकली सोचता हूँ, अब नवीन सर हो गए, अभिजीत हो गया, इनको शायद ज्यादा मालूम हो पूरे पॉलिसी के बारे में, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ ये किसी भी शहर और दिल्ली जैसे शहर का एक ईवी पॉलिसी का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, जो हम लोगों को भी पता चला है। आई होप और भी चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर होगा ऑन सोशल इंक्लूजन, एक चैप्टर होगा ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल रेडीनेस, एक चैप्टर होगा ऑन सिविक अडॉप्शन, एक चैप्टर होगा ऑन सर्विसबिलिटी, कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जब तक हम लोग इसको एक होलिस्टिक नजरिए से नहीं देखेंगे, कोई भी पॉलिसी जितना भी अच्छा हो ऑन पेपर और जितना भी अच्छा हो ऑन सिर्फ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। आप देखिए, मतलब कितने पॉलिसीज बने हैं ऑन रियल एस्टेट। अब मैं गुड़गांव में रहता हूं, क्योंकि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्टिकल या एक स्पेसिफिक फंक्शन पे पॉलिसी बनता है विदाउट बाकी एस्पेक्ट्स की कोरिलेशन से, इसलिए गुड़गांव का आज ये हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चरल हाल बोलिए, मोबिलिटी का हाल बोलिए, कंजेशन का हाल बोलिए। तो जब तक हम लोग ये सारे फैक्टर्स पे चर्चा नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं और सबको कोरिलेट नहीं करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन, इंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉलिसी को सक्सेसफुल करना, स्पेशली ऐसा पॉलिसी जो कि एक कंप्लीटली नया टेक्नोलॉजी हो, और जिस टेक्नोलॉजी पे अब तक जितने भी पॉजिटिव स्टोरीज हैं उतनी ही नेगेटिव स्टोरीज। एब्सोल्युटली। और देखिए, मुझसे कोई कह रहा था कि आप दिल्ली के ऑटोमोबाइल बाजार को सिर्फ दिल्ली का बाजार मत समझिए। दिल्ली का जो ऑटोमोबाइल बाजार है, कश्मीरी गेट है, करोल बाग है, वहाँ सोचिए आप देश के कोने कोने से, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे मैकेनिक, गैराज मालिक, ये थोक में स्पेयर पार्ट्स लेने आते हैं। अब दिल्ली में अगर कुछ बदलाव हुआ, अब आप इमेजिन कीजिए कि इसका असर जो देश के बाकी ग्रामीण और जो जो कस्बाई इलाका, जिन्हें अर्ध शहरी इलाका बोलते हैं, उनकी माइक्रो इकोनॉमी पर भी तो पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमें बिगर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा अभिजीत सर ने कहा, पॉलिसी बहुत अच्छी है, इंटेंशन बहुत बढ़िया है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जब तक बारीकी में नहीं उतरेंगे तो शायद आप सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। हर स्टेक होल्डर का लाइवलीहुड इससे जुड़ा हुआ है। सोनी सर, आपके पास आते हुए एक इंपॉर्टेंट बात जो है कि आप 7,000 करोड़ से ज्यादा का इंसेंटिव रख रहे हैं ताकि नई गाड़ियां सड़क पर आ सके, लेकिन 5 से 8 साल में मैं कहीं देख रहा था कि भाई जो बैटरियां हैं, जिसका जिक्र अभी अमित सर भी कर रहे थे, जो बैटरियां हैं उनके डिग्रेड होने की अवस्था कब होगी? तो 5 से 7 साल बाद जब ये बैटरियां डिग्रेड होनी शुरू होंगी, दिल्ली के पास उनका क्या निस्तारण होगा, उनकी क्या रिसाइकलिंग होगी, उसका क्या प्रोजेक्शन है? इस पॉलिसी में उतना ज्यादा दिखा नहीं। तो आज आप पर्यावरण को बचाने के चक्कर में एक नया पॉलिसी लेकर के आ रहे हो, लेकिन कल वो 5 से 7 बार वही टॉक्सिक ई वेस्ट का संकट तो खड़ा नहीं हो जाएगा? तो उसके लिए इस पॉलिसी में कुछ खास बात दिखी नहीं। तो इस बात से क्या आप सहमत हैं सर कि फ्यूचर में जो आपका ई टॉक्सिक वेस्ट, पोटेंशियल वेस्ट जो होगा, उसके निस्तारण की भी नीति बननी चाहिए? नवीन सर, देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। बाकी लोग भी इसी चीज पे चर्चा कर रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव हो, इकोसिस्टम के ऊपर ध्यान देती हो, सब चीज देखते हुए हो। लेकिन मेरे को इसमें ना एक एग्जांपल याद आता है, जबकि अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन में हो तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है उसको पहले हैंडल किया जाना चाहिए, बाद में दूसरी चीजों को देख लिया जाएगा। तो अभी जो सरकार की जो नीति है वो ये है कि आज की तारीख में ये जो ईवीज हैं इनको ज्यादा से ज्यादा रोड पे लाना जरूरी है। जहां तक बैटरीज का सवाल है जो आप कर रहे हैं कि भाई बैटरीज का डिस्पोजल के बारे में, बैटरीज के रिसाइकलिंग के बारे में, बैटरीज की सेकेंड लाइफ के बारे में काफी कुछ चर्चा चलती है अलग अलग मार्केट्स में। आई थिंक अपने को भी बहुत कुछ काम करना बाकी है, लेकिन शुरुआत में ये चाहते हैं कि कम से कम अडॉप्शन बढ़े, और उस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो सक्सेसफुल भी रहे हैं। अगर ऑल इंडिया अडॉप्शन 5 से 7% का है तो दिल्ली में 10 से 15% का है, या उससे भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये सब के चलते हुए, चाहे मैंडेट्स के थ्रू, चाहे इंसेंटिव्स के थ्रू, वो ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां सड़क पर रखना चाह रहे हैं। एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं कि अगर इतनी सब हो गए, गाड़ियां सड़क पे आ गई। दिल्ली में आज की तारीख में हिंदुस्तान की कम से कम नहीं तो 3 से 4% टू व्हीलर जो है एक सिटी के अंदर बिक रही है।
तो अगर आप इस स्केल की बात कर रहे हैं और इस स्केल के बदलाव की बात कर रहे हैं, तो एक बार जब ये बदलाव आएगा तो फिर धीरे धीरे आई थिंक पॉलिसी फ्लेक्सिबल रहेगी। ये पॉलिसी नंबर 2 कही जा रही है, ये 2030 तक की है, 2030 के बाद भी है और इसमें सोच आएंगी और इसमें बदलाव आएंगे और इसमें चेंजेस आएंगे। ऐसा आपको और हमको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि यही सोच हमको आगे लेके जाएगी। क्योंकि कोई भी पॉलिसी आइडियली ऐसी होनी चाहिए कि लॉन्जिविटी हो उसमें, कंटिन्यूटी हो उसमें, और उसमें एक डायरेक्शन सेटिंग हो कि जिस डायरेक्शन में आप चले हैं उसी डायरेक्शन में आप चलते रहें। सडनली आपने डिसाइड किया नहीं साहब देखिए जो हाइब्रिड है वो बिल्कुल बेकार है, उसको आप बाहर निकाल दीजिए, सीएनजी के बारे में हम ध्यान नहीं करेंगे। तो ये जो आप पहले एक टाइम पे जो सोच रहे थे, जो अब आप सोच रहे हैं, उसमें जो बदलाव आया है उसका रीजन क्या है, उसके ऊपर किसी को काम करना चाहिए। क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो मैन्युफैक्चरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा एक डिफिकल्ट टाइम आ जाएगा। बिकॉज अगर फ्लिप फ्लॉप होता रहेगा कि ये आज इधर कल उधर, तो फिर मैन्युफैक्चरर भी सोचेंगे कि भैया पहले लेट द डस्ट सेटल डाउन, फिर हम अपने आगे चल के प्रोडक्ट के बारे में स्ट्रेटेजी सोचेंगे। एब्सोल्युटली, आपने सही बात बोली। मैं अभिजीत सर आपके पास आ रहा हूँ, बट प्रॉब्लम ये है ना सर कि हम इसको जो आज हम पॉलिसी 2.0 में डिस्कस कर रहे हैं, कायदे से ये पॉलिसी पॉलिसी 1 की ये बातें हैं कि भाई आपकी गली मोहल्ले में इतना कंजेशन है, आप चार्जिंग कहाँ से लाएंगे। आप इतने सारे, आपको 36,000 चार्जिंग पॉइंट्स की ज़रूरत थी, बने कितने? 2020 में आप फर्स्ट पॉलिसी लेकर के आए थे, अभी लगभग आपके 9,000 10,000 ही बन पाए, उसमें से भी कितने फंक्शनल हैं? हम सब और सबसे बड़ी बात क्या थी कि आसान चार्जिंग उपलब्ध कराना, बस एक सिंपल सी बात थी। उस समय भी लाइवलीहुड, आज हम लाइवलीहुड का डिस्कशन कर रहे हैं, आज हम सोशल क्राइसिस का डिस्कस कर रहे हैं। ये 2020 में डिस्कस हो करके सब कुछ डन एंड डस्टेड हो जाना चाहिए था। आज इन पर आपके सेकंड डॉक्यूमेंट में भी अगर इन सब चीज़ों को एड्रेस नहीं किया गया है तो ये तो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म अपने आप आमंत्रित करता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस पॉलिसी को और बेहतर बनाने के लिए इस तरह के क्रिटिकल पॉइंट पर बातचीत करना बड़ा ज़रूरी है। मैं आऊँगा अमित सर के पास, लेकिन अभिजीत सर कुछ ऐड करना चाह रहे थे। अभिजीत सर। मैं डोभाल जी बस 2 छोटी बातें ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की डिबेट जब होती है तो हमें कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। और जब आप दिल्ली के शहर जैसे शहर की बात करते हैं जहां आपके पास इंटरमीडिएटरी स्टेप पे जाने का मौका नहीं है, आप हाइब्रिड की बात कर लें या 3 व्हीलर्स को रोक के चार्जिंग की बात कर लें, आपको स्पेसिफिकेशन में इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव, जो कि सबका राइट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए और प्रत्येक तरह की टेक्नोलॉजी को साथ में सर्वाइव करने के लिए और खरीदने वालों के पास वो चॉइस होनी चाहिए। बट डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव के लिए आप दिल्ली जैसे प्रेशर को नहीं झेल सकते हैं। मेरे कहने का सीधे शब्दों में यह मतलब है कि आपको स्वैपिंग के ऊपर निर्णय लेना पड़ेगा, स्पेसिफिक निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास शहर में स्पेस नहीं है। दूसरा, आप अगर इंटरमीडिएटरी स्टेप जिसको आप हाइब्रिड बोलते हैं उसके ऊपर आप 4-5 साल और खराब करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों को हक है बेचने का, वो भी हमारे पास स्पेस नहीं है जिस तरह का दबाव दिल्ली के ऊपर है। और तीसरा, चार्जिंग और स्वैपिंग के ऊपर, यदि 3 व्हीलर 2 व्हीलर में अगर आप स्वैपिंग और चार्जिंग में से एक का चुनाव नहीं करते हैं तो फिर दोनों ही ग्रो कर जाएंगे, और दोनों के ग्रो करने के बाद आपकी एडॉप्शन, आपकी स्मूथनेस, आपकी लाइफस्टाइल, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ वॉकिंग ऑन द रोड इतनी डिफिकल्ट हो जाएगी कि आप उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। सो मुझे लगता है गंभीर निर्णय मॉडिफिकेशन में या अमेंडमेंट्स में, पॉलिसी में आने चाहिए और टेक्नोलॉजी और स्पेसिफिकेशन का चुनाव करना चाहिए। नहीं, और आपने बहुत सही बात बोली, और टेक्नोलॉजी का आप जब चुनाव करते हैं बहुत अच्छा लगता है हमें। आई मीन, अब हमसे ज़्यादा कौन खुश होगा कि हमें दिल्ली में पॉल्यूशन की खबरें नहीं करनी पड़ रही हैं, है ना? किसी जज को जो है गैस चैम्बर नहीं बोलना पड़ रहा है दिल्ली। कौन नहीं जाना चाहेगा वहाँ? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक दिन में 20-20 सिगरेट के बराबर, मतलब कौन सी उलाहना ही नहीं दी है। और बाकी सब छोड़िए, सबसे ज़्यादा गुस्सा, लिटरली गुस्सा जब आता है ना, जब कोई विदेशी डेलीगेशन इस बात को लेकर अपना कार्यक्रम कैंसिल कर देता कि साहब दिल्ली जा रहे हैं, हमारे हेड ऑफ द स्टेट को कुछ हो ना जाए, और इस तरह की जब हेडलाइन बनती है, हमसे ज़्यादा शर्मिंदा कौन होता है? हम चाहते हैं कि दिल्ली साफ हो और उसके लिए छोटे छोटे कदम उठाए जाएं। बट आप छोटी सी चीज़ सोच करके देखिए, जो मैं अभी ग्रिड के बारे में बात कर रहा था, जिसका अविक सर ने भी जिक्र किया। 2018-19 में आपका लोड था 24 मेगावाट का, अभी वो बढ़कर मेरे ख्याल से 250, 250 के आसपास हो गया है। अभी भी आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि आपको 30,000 चार्जिंग स्टेशन अगर और लगाने हैं तो आपको ग्रिड अपग्रेड करना है, नहीं करना है, कितना करना है। आई मीन, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, तो इस पर अगर आप बात नहीं करेंगे या आपने अभी तक सोचा ही नहीं है तो फिर ऐसा लगता है कि अभी होमवर्क होना बहुत बाकी है। बट बहरहाल
अब सबसे बड़ी बात पे आते हैं, अमित खरे सर हमको बताएंगे अच्छे से, और वो है आम आदमी की पॉकेट की बात। टू व्हीलर्स पर अमित सर सब्सिडी हर साल 10,000 कम करते जाएंगे आप, और 2028 से पेट्रोल टू व्हीलर्स पर पूरी तरह से बैन लगा देंगे। अब एक आम मध्यम वर्गीय उपभोक्ता जो कि मास मार्केट बायर है, जिसके लिए सोनी सर कह रहे थे कि सरकार पॉलिसी बनाती है तो मास मार्केट के लिए बनाती है, अब ये 80,000 की पेट्रोल बाइक आज की डेट में लेता है सर। अब बिना सब्सिडी वाला जो ईवी है वो आपका 1.25 लाख 1.5 लाख का आएगा। आई मीन वो कैसे एक तो इसको अपनाएगा, आपको लगता है सर? और अच्छा, दूसरा इसके साथ साथ क्या होगा, अगर वो नहीं ले पाएगा तो फिर वही अपना पुराना जो आईसी इंजन वाला बाइक है उसी को डग्गामार हालत में चलाएगा, उसी को अनाधिकृत रूप से चलाता रहेगा, तो फिर आपके लिए एक और नई मुसीबत हो जाएगी। तो इस बारे में क्या सोचा गया अमित सर या नहीं? नहीं, बेअंदाज कुछ भी नहीं सोचा गया है। ध्यान से समझे, जो इंसेंटिव है उनका अमाउंट भी काफी कम है। आपने खुद कहा 30,000 रुपीज शुरुआत में पहले साल, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि ये अमाउंट अभी भी काफी कम है एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की कॉस्ट के मामले में। हालांकि स्क्रैपेज पॉलिसीज के भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है कस्टमर को, लेकिन फिर भी वो कम है जिसकी वजह से वो आगे बढ़े। दूसरा, चार्जिंग इंफ्रा उसको घर पे मैनेज करना पड़ेगा। अभी बाहर का चार्जिंग इंफ्रा स्पेशली टू व्हीलर्स का बिल्कुल सेटल नहीं है। ऑलरेडी इस बारे में इस डिबेट में मैं सुन चुका हूँ। चार्जिंग स्वैपिंग करना है या चार्जिंग सेटअप बनाना है, उसका क्या इंतजाम करना है, यही सबसे बड़ा मुश्किल है। और टू व्हीलर्स में तो सबसे बड़ा चैलेंज है। फोर व्हीलर्स में तो ये पता है कि CCS टाइप 2 के चार्जर्स लगने हैं और उन पे काम होना है। उस पर भी हमने बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स देखी है, आधे से ज़्यादा काम नहीं करते हैं। लेकिन ये जो चैलेंज है सबसे बड़ा कि चार्ज कहाँ होंगे, इसकी तैयारी तो बहुत पहले करनी चाहिए, फिर प्रमोट करना चाहिए कि आप पॉलिसी पर आए और आप ये बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि हमने अब इंफ्रा तैयार कर दिया, अभी इंफ्रा ही तैयार नहीं है। और अगर कहीं से ब्रेक डाउन होता है लाइट, तो फिर काफ़ी जगह चार्जिंग की बड़ी दिक्कतें होने वाली है। काफ़ी लोग बीच सड़क पे रुक जाएंगे, उनको चार्जिंग स्टेशन पे पहुंच के वेट कर रहे होंगे कि कब चार्ज हो, कब वो आगे की जर्नी अपनी पूरी करे। ऐसे बहुत से चैलेंजेस जिन पे काम करना है। टू व्हीलर्स में सबसे पहले तो ये तय करना है कि एक चार्जिंग पोर्ट स्टैंडर्डाइज होना चाहिए जो सभी टू व्हीलर्स में यूज किया जाएगा, और स्वैपिंग सेटअप भी एक ही टाइप की बैटरी होगी जो सभी मैन्युफैक्चरर्स को यूज करनी पड़ेगी। जब तक ये दो बड़े डिसीजन नहीं लिए जाएंगे सेंट्रल लेवल पे, तब तक टू व्हीलर्स को ईवी में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फोर व्हीलर्स के चैलेंजेस तो बिल्कुल अलग ही है, अगर आप कहें तो उस पर बहुत सारी बात नहीं सर, ऑलरेडी अमिन बहुत सारे क्रिटिकल एंगल पे हमने बातचीत करी। और देखिए, क्रिटिकल एंगल पे बातचीत करने का, जैसे हमने कहा, अभिजीत सर ने भी कहा, बहुत अच्छी पॉलिसी है, बधाई, बहुत अच्छा विजन है, उसके लिए भी बधाई। लेकिन आपके पास दो ऑप्शन है। इमारत बनाने से पहले या तो आप बुनियाद पर काम कर लीजिए, उस पर क्रिटिकली एग्जामिन करके देख लीजिए कि इमारत जो खड़ी होने वाली है वो कितनी मजबूत होगी, और दूसरा ऑप्शन है छोड़ दीजिए बुनियाद, इमारत खड़ी कर दीजिए, उसके बाद देखेंगे साहब भविष्य में जो होगा, अभी तो जरूरत इमारत खड़ी करने की है। तो दोनों अप्रोच आपके सामने है, इसीलिए हमने आज थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट पे डिस्कशन किया, ताकि ये जो ईवी पॉलिसी बन रही है, धीरे धीरे इमर्ज हो रही है, इसमें जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको दुरुस्त किया जा सकता है उनको दुरुस्त किया जाए। और इसीलिए हमने देश के चोटी के जानकारों को आज अपनी डिबेट में बुलाया था। हम उम्मीद करते हैं कि नीति नियंताओं तक ये डिबेट जाएगी, उनके सुझाव जाएंगे और एक बेहतर पॉलिसी, एक बेहतर दिल्ली हमारे सामने होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का समय निकालने के लिए। अभिजीत सर, अमित सर, अविक सर, नवीन सोनी सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।